Welcome dear learners and students to Agri Economics 360। आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नेट 2013 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 101 टू 150 को हम विद सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 जिसमें पूछा गया है नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजेस क्या यूज करती है, पेबैक पीरियड, IRR, डिस्काउंट कैश फ्लो या नन ऑफ दिस। सो आंसर इज डिस्काउंट कैश फ्लो। कैसे? तो एनपीवी जो है डिस्काउंट्स ऑल फ्यूचर इनफ्लोज को करता है टू द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए एनपीवी डिस्काउंट करके देखता है कि ऑल फ्यूचर इनफ्लोज जो होंगे उसका आज प्रेजेंट में क्या वैल्यू होगा, है ना। तो इसमें डिस्काउंट कैश फ्लो हम करके देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। इज क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन? रिस्क मिटिगेशन मेजर, स्टैंड अलोन रिस्क मेजर, इवेंट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड नन ऑफ दिस, है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन से हम स्टैंड अलोन रिस्क को मेजर करते हैं। इट मेजर्स वेरिएशन इन रिटर्न, हायर वैल्यू मीन्स है हायर रिस्क, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन से हम स्टैंड अलोन रिस्क को मेजर। नेक्स्ट इज शेयर्स आर रिपीटेडली ट्रेडेड इन। कहाँ रिपीटेडली ट्रेड होते हैं शेयर्स? प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी में, प्रेफरेंशियल मार्केट में या नन ऑफ दीज। सो आंसर इज सेकेंडरी मार्केट। द सेकेंडरी मार्केट आफ्टर इशू शेयर्स आर ट्रेडेड अमॉन्ग इन्वेस्टर इन ए सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को ही हम ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। क्या होता है इंश्योरेंस? रिस्क कवर होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, बिडिंग गेम होता है या ऑल ऑफ दिस होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या होता है? रिस्क कवर होता है। इंश्योरेंस हमको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अनसर्टेन फ्यूचर फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो क्रेडिट एड्रेसेस। क्या करता है माइक्रो क्रेडिट एड्रेस? कैपिटल इशू इन ए लार्ज फर्म, पॉवर्टी रिडक्शन, मीडियम इंटरप्राइजेस एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो माइक्रो क्रेडिट्स पॉवर्टी रिडक्शन से संबंधित होता है। तो माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड्स स्मॉल लोन्स टू ए पुअर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। और माइक्रो क्रेडिट मोस्टली किन के थ्रू दिया जाता है? तो एसएचजी के माध्यम से हम एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क माइक्रो क्रेडिट का खड़ा किया हुआ है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग मार्केट सेगमेंट्स प्रीसीडिंग डिसाइडिंग। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट्स प्रीसीड्स डिसाइडिंग। किसको डिसाइड करने में मार्केट सेगमेंट यूज होते हैं? टारगेट मार्केट्स, टारगेट बायर्स, मार्केट ऑफरिंग एंड ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। कैसे? तो मार्केट सेगमेंट्स comes before choosing target market, identifying buyers, developing offering। तो इस कार्य को करने के लिए हम मार्केट सेगमेंटेशन को स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मार्केट को चूज करना, टारगेट मार्केट कौन सा होना चाहिए, कौन से बायर आइडेंटिफाई करना एंड डेवलप ऑफरिंग, है ना। लाइक फॉर क्लॉथ मार्केट हमें डिसाइड करना है तो हम टारगेट करेंगे एक सर्टेन एरिया ए को, देन वहां पे भी हम एक एज ग्रुप को अगर हमें टारगेट करना है तो हम बिलो 18 को टारगेट करें। देन डेवलप ऑफरिंग कि उनको किस तरह के ऑफर्स हम दे सकते हैं। क्या बाय वन गेट वन हो सकता है, 1 बाय 1 हो सकता है, बाय 2 गेट 1 हो सकता है ना, या 199 की प्राइसिंग हो सकती है। तो सर्टेन काइंड ऑफ मार्केट सेगमेंट डेवलप करने के लिए हम इन स्टेप्स को यूज करते हैं, इन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज टिपिकल एंट्री
strategies into a global market includes gradually entering countries in a sequential called. ठीक है, क्या करना चाहिए? या एक टिपिकल एंट्री स्ट्रेटेजी टू ग्लोबल मार्केट ग्रेजुअली एंटरिंग कंट्री इन ए सीक्वेंशियल कॉल. ठीक है, तो किसी कंट्री में या ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के लिए किसी अनदर कंट्री में पेनिट्रेट करना इन ए सीक्वेंस क्या कहलाता है? वाटरफॉल अप्रोच, स्प्रिंकलर अप्रोच, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दीज. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड वाटरफॉल अप्रोच. क्या कहती है? वाटरफॉल स्ट्रेटेजी एक्सपेंड्स स्टेप वाइज अक्रॉस अ मार्केट इंस्टेड ऑफ साइमल्टेनियस ग्लोबल एंट्री. नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिसर्च रिलाइज अपॉन द फॉलोइंग डाटा सोर्सेस. किस पे निर्भर करता है? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ए एंड बी, ऑल ऑफ दिस. सो मार्केटिंग रिसर्च दोनों डाटा पे निर्भर करता है. इट यूजेस बोथ फर्स्ट हैंड मीन्स प्राइमरी एंड एक्सिस्टिंग मीन्स सेकेंडरी डाटा गैदर इनसाइट्स, है ना. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों डाटा को यूज करते हुए हम मार्केट रिसर्च करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. नेक्स्ट इज इन ए बिहेवियरल सिस्टम कस्टमर प्रेफरेंस इज एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन. किस में रिफ्लेक्ट होती है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस? एक्चुअल परचेज, stated preference, speculation, and all of these. So answer is actual purchase. Actual purchase shows the real consumer behavior and a true preference, है ना. Like in supermarket वो हमसे मोबाइल नंबर लेते हैं, ठीक है, और हमारा जो परचेज होता है उससे हमारे लिए हमारे बिहेवियर को रिसर्च करते हैं, है ना. सो इस पे हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ था, तो ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से बिहेवियर इकोनॉमिक्स प्रभावित करता है ना. तो प्रेफरेंस किससे सेट होती है? एक्चुअल परचेज से देखी जाती है. नेक्स्ट इज इन प्लानिंग मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिसोर्स सप्लाई, डिमांड मेजरमेंट, प्राइस फोरकास्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग. सो क्या होता है? आंसर इज डिमांड मेजरमेंट. क्यों? सो एस्टिमेटिंग एंड एनालाइजिंग डिमांड इज ए सेंट्रल एंड साउंड मार्केटिंग प्लानिंग, है ना. तो किसी भी मार्केटिंग का सेंट्रल पार्ट होता है उसकी डिमांड को मेजर करना, है ना. डिमांड का मेजरमेंट. अदरवाइज अगर हमने ओवर एस्टिमेट किया तो हमारे पास स्टॉकिंग की समस्या बढ़ जाएगी, है ना. हमने अंडर एस्टिमेट किया तो हमारे पास डिमांड होते ही डिमांड होगी बट हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी. सो हमें डिमांड का जो मेजरमेंट है वो सेंट्रल की पॉइंट होता है किसी भी प्लानिंग मार्केटिंग का या मार्केटिंग प्लानिंग का. नेक्स्ट इज ए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. किससे होता है? प्रोडक्ट टाइप, सोशियोलॉजिकल एंड पर्सनल फैक्टर, रेयरिटी एंड नन. सो आंसर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियो कल्चरल एंड पर्सनल फैक्टर. सोशल culture, individual factors significantly shape the consumer buying behavior. How? So social culture and personal factor. ठीक है, तो एक विशेष क्षेत्र में उस क्षेत्र में सोशली और कल्चरली क्या फैशन है वो प्रभावित करेगा. पर्सनल फैक्टर कि उसकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या है ये प्रभावित करेगी. तो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट टाइप इज ओके, रेयरिटी, है ना, तो ये लग्जरी की तरफ भी जा रहा है. परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एंड पर्सनल फैक्टर्स ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को किसी भी कंज्यूमर के. नेक्स्ट इज इन टॉप ऑफ मैस्लोज हियरार्ची ऑफ नीड इज, है ना. मैस्लोज हियरार्ची ऑफ नीड में किसको सबसे ऊपर रखा जाता है? सोशल नीड, सेफ्टी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन and esteemed needs. So answer is self actualizations needs को. Achieving one of the full potential or a self fulfillment
sits at the top of Maslow's hierarchies. तो Maslow's hierarchies में सबसे पहले रखा जाता है सेल्फ एंड एक्चुअलिज्म नीड्स को। सेल्फ एक्चुअलिज्म नीड्स को Maslow's hierarchy में टॉप प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट इज under characterization of market segments, namely preference segment, group of consumer with the shared preference indicate the segment name. क्या कहना चाह रहा है? अंडर कैरेक्टराइजेशन ऑफ मार्केट सेगमेंट है ना, मार्केट सेगमेंट में प्रीफरेंस सेगमेंट और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर विद अ शेयर्ड प्रीफरेंस क्या इंडिकेट करते हैं या किस तरह का सेगमेंट इंडिकेट करते हैं? होमोजीनियस प्रीफरेंस, क्लस्टर प्रेफरेंस, डिफ्यूज प्रेफरेंस एंड ऑल ऑफ दीज, है ना। तो एक क्लस्टर ऑफ प्रेफरेंस हमें बताते हैं, और क्लस्टर प्रेफरेंस क्या होता है? इंडिकेट करता है कंज्यूमर डिवाइडेड इनटू ए डिस्टिंक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस, है ना। तो प्रेफरेंस क्या है यहाँ पे? ग्रुप में है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के हैं और शेयर्ड प्रेफरेंस है। सो इस वजह से इसका आंसर है हमारा क्लस्टर प्रेफरेंस, whereas homogeneous and diffuse preference is somewhat other market segments. Next is the traditional marketing mix in the modern marketing program is termed as, क्या कहा जाता है? Personal, integrational marketing, market testing and all of these. So answer is integration marketing. तो modern marketing integrates various elements of mix for a holistic marketing strategy, है ना। और मार्केट मिक्स को ट्रेडिशनल में 4 P's भी हम देख बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, है ना। और ये वेरियस टाइम नेट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे। नेक्स्ट इज इन द कंज्यूमर वैल्यू हियरार्ची द फंडामेंटल लेवल एट द इंटरमोस्ट सर्कल इज ऑक्यूपाइड बाय। क्या होता है इनर मोस्ट सर्कल में? क्या चीज रहती है? बेसिक प्रोडक्ट, ऑर्गुमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट एंड कोर बेनिफिट, ठीक है। इसमें कंज्यूमर वैल्यू हियरार्ची में, तो आंसर इज कोर बेनिफिट। द कोर बेनिफिट रिप्रेजेंट्स द बेसिक नीड और ए वैल्यू दैट कस्टमर इज सीकिंग, है ना। तो कोर बेनिफिट क्या बताता है? कस्टमर के उस बेसिक नीड और वैल्यू को जो कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट में ढूंढता है ना। तो वो ढूंढता है अपने कोर बेनिफिट्स को। नेक्स्ट इज द क्राइटेरिया इफेक्टिवनेस अंडर द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स efficient utilization of resources, optimality in the fulfilling multiple objectives, customer satisfaction and none of these. Answer is customer satisfaction. Explanation: effectiveness measures the how well an organization achieves its objectives, especially customer satisfaction. especially customer satisfaction. तो इसको इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए कि कितने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन अचीव करे इस ऑब्जेक्टिव को, और स्पेशली कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। सो आंसर इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल स्ट्रेटजी थ्रू इम्प्रूव्ड क्वालिटी अंडरलाइंस। क्या होती है ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज जो इम्प्रूव करती है क्वालिटी को? minimizing responses time, reduce prices, improve technology and all of these. So answer is all of these. ये सभी चीजें ओवरऑल हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है ना। तो इम्प्रूविंग क्वालिटी इनहेंसेस efficiency, reduce response time, cost and increase the technology use. All should be considered for quality improvement. Next is computation. Productivity equals to number of units divided by number of person employed. Indicates, क्या indicate करता है ये formula? Labor productivity, energy productivity, overall productivity and all of these. तो answer is labor productivity. ये formula है labor productivity का,
जहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, है ना, इससे निकाली जाती है लेबर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्लूड्स। क्या होते हैं भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी होती है? रियलाइजिंग एम्प्लॉय पोटेंशियल, customer orientation, both A and B, and none of these. So answer is both A and B. Boosting productivity involves employee development and focusing on customer needs. तो customer पे भी ध्यान देना है, orientation पे, और employee की potential या skill को बढ़ाने पे भी. So answer is both A and B. Next is supply chain connects. क्या करती है भाई supply chain connect? Producer and customer, producer and marketer, suppliers and customers, and all of these. So answer is C, supplier and customer. ठीक है, तो supply chain है. A complete supply chain is small from origin supplier to final consumer, है ना. मीन्स कोई रॉ प्रोड्यूस बना है बट उसको उसने किस में सेल कर दिया? मील में. तो ये क्या है? एक सप्लायर है मिलर. ये किसे सप्लाई करेगा? एक होलसेलर को. ये भी सप्लायर. होलसेलर एक रिटेलर को करेगा. ये भी सप्लायर है. ठीक है, बट अल्टीमेटली वो किसे पहुंचेगा? कस्टमर को. तो ये कस्टमर एंड पे है. तो सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, नॉट फ्रॉम ए प्रोड्यूसर. ठीक है, तो ये कनेक्ट करती है सप्लायर एंड कस्टमर्स. नेक्स्ट इज द फिनिश्ड असेंबली ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड. द फिनिश्ड असेंबली ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड. फाइनल प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? Independent demand items, dependent demand items, A and B, and none of these. So answer is independent demand items. Finished goods are classified as independent demand item as a their demand is market driven, है ना. तो इनकी डिमांड कैसी होती है? मार्केट ड्रिवन होती है, और इसीलिए फिनिश गुड इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम कहलाते हैं. Next is in the pyramid of supply chain management. In the pyramid of supply chain management, customer service to customer stay on top. ठीक है, क्या कहलाएगी? पिरामिड ऑफ सर्विस में, सप्लाई चेन में, कस्टमर सर्विस टू कस्टमर स्टे ऑन टॉप. क्या होता है? कॉम्पिटिटिवनेस, इफिशिएंसी स्टे ऑन टॉप, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, फूड सेफ्टी स्टे ऑन टॉप, एंड कस्टमर सर्विस स्टे ऑन टॉप. क्या होता है इस पिरामिड में टॉप पर? तो आंसर इज कस्टमर सर्विस स्टे ऑन टॉप. हमेशा कस्टमर को प्रेफरेंस पे या टॉप पे रखा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. ठीक है, तो कस्टमर सर्विस इज द प्राइम फोकस इन मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट हियरार्ची. ठीक है, तो ये पिरामिड जो है, हियरार्ची जो है, उसमें कस्टमर को ही टॉप पे रखा जाता है, वही प्रेफरेंस होता है, प्राइम फोकस होता है. नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस ऑन. क्या करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एम्फेसाइज? पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस. तो पार्टनरशिप करता है ऑफर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कोलैबोरेशन अमॉन्ग पार्टनर्स टू अचीव इफिशिएंसी एंड इफिशिएंसी. पूर्व के क्वेश्चन में हमने देखे थे सप्लायर जैसे मिलर है, होलसेलर है, रिटेलर है. तो ये सब कौन है भाई? कोलैबोरेटर, जो आपस में पार्टनर करेंगे जिससे इफिशिएंसी अचीव होगी और इफेक्टिवनेस अचीव होगी प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए. नेक्स्ट इज सप्लाई चेन इज क्या है भाई? मार्केट मैनेजर ड्रिवन है, लीडरशिप ड्रिवन है, सिस्टम ड्रिवन है, एंड बी एंड सी है. तो आंसर इज सिस्टम ड्रिवन है. सप्लाई चेन ऑपरेट एज ए कोऑर्डिनेशन सिस्टम इंश्योरिंग प्रोसेस ऑफ इफिशिएंसी अक्रॉस फंक्शन. वही डिफरेंट सप्लायर की
कोऑर्डिनेशन भी होंगे और इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरीज काम करेंगे, जैसे वेमेन है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है ना, स्टोरेज की फैसिलिटी है। तो ये सब प्रोसेस जो है वो इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करती है, बट कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑपरेटर्स के बीच में होता है सप्लाई चेन में। तो ये एक सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस है। नेक्स्ट इज सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी इज अबाउट, क्या किसके लिए सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी यूज होती है? कस्टमर्स के लिए, मैट्रिक प्रोसेस के लिए, एम्प्लॉयर्स एंड बिजनेस एसोसिएट्स के लिए, एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो सभी के लिए सिक्स सिग्मा फोकस यूज की जाती है, और ये सिक्स सिग्मा फोकस करता है ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रोसेस, पीपल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा अप्रोच जो है वो फोकस करती है ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रोसेस, पीपल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। So all of these. Next is the industry analysis is made to analyze. इंडस्ट्री की एनालिसिस किस लिए की जाती है? स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, वीकनेस ऑफ कंपनी, एक्सटर्नल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर इज एक्सटर्नल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को जांचने के लिए इंडस्ट्री एनालिसिस की जाती है। इंडस्ट्री एनालिसिस एग्जामाइन द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फर्म परफॉर्मेंस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है इफेक्ट कर रहे हैं जो फर्म की परफॉर्मेंस को, लाइक क्या इन्वायरमेंट या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, है ना, वाटर एक्सेट्रा। ऐसे कई फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे एक्सटर्नल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट हैं, जो हमारी इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। तो इंडस्ट्री एनालिसिस इन एक्सटर्नल फैक्टर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को एनालाइज करती है। नेक्स्ट इज द इंटरनल एनालिसिस लुक एट। एक्सटर्नल हमने देखा, इंटरनल क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ फर्म, रिसोर्सेज ऑफ फर्म, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फर्म, एंड ऑल ऑफ दिस। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इंटरनल एनालिसिस इवेल्युएट करती है फर्म की इंटरनल स्ट्रेंथ सच एज रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज एक्सेट्रा, है ना। तो कैपेबिलिटी भी देखेगी, रिसोर्स यूज भी देखेगी, कॉम्पिटेंसीज भी देखेगी, इन सभी को समाहित करती है इंटरनल एनालिसिस। नेक्स्ट इज strategic leadership is to focus ideas, build consensus and consciousness, to be authoritative and to be visionary। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप किस तरह की होती है? स्ट्रेटेजिक लीडर कैसे सोचता है? तो वो हमेशा टू बी विजनरी, आगे की सोच रखता है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इन्वॉल्व्स विजनरी थिंकिंग एंड गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अ लॉन्ग टर्म गोल्स, है ना। तो थोड़ी दूरदर्शिता रखता है, विजनरी होता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है। तो ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती है, टू बी विजनरी। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एक्शन में भी स्ट्रेटेजिक लीडर जो होता है वो एक्शंस भी लेगा। तो स्ट्रेटेजिक एक्शन होंगे वो कैसे होते हैं? वैल्यू क्रिएशन के होते हैं, स्पीड होता है, लिमिटिंग कॉम्पिटेंसीज होती है, या ऑल ऑफ दिस सभी समाहित होता है। तो इन सभी को समाहित करता है। तो स्ट्रेटेजिक एक्शन इंक्लूड करता है क्रिएटिंग वैल्यूज, मेंटेनिंग स्पीड एंड एडेप्टिव कॉम्पिटिटिव practices. So all of these is a strategic action. Analysis of strength is a part of, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ इज ए पार्ट ऑफ क्या? शॉर्ट एनालिसिस का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस का है, रिस्क बीरिंग एबिलिटी एनालिसिस का है, या नन ऑफ दिस का है? सो आंसर इज शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट इज स्ट्रेंथ एनालिसिस इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट, फोकसिंग ऑन इंटरनल कैपेबिलिटीज, है ना। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड threats to our internal, to our
external. Next is strategy for product building. Strategy for product bundling represents, क्या करती है भाई? Leveraging technology, acquiring companies, providing a related services, rivalry management on all of these. तो strategy of product bundling, ये product bundling में क्या किया जाता है? आंसर इज leveraging technology. Product bundling uses technological leverages to combine related products for a better value. ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? वो कंबाइन करता है रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फॉर बेटर वैल्यू. ठीक है, तो आंसर इज leveraging technology. Next is companies having sequential operation go for, है ना? Companies having sequential operation go for horizontal integration, vertical integration, standalone operation and strategic alignments. तो कंपनी जो sequential operations करती है, actions लेती है, वो किस तरह के इंटीग्रेशन की ओर जाती है? सो आंसर इज vertical integration. Firm with a dependent operations integrates vertically to control multiple प्रोडक्ट स्टेजेस, है ना? तो वर्टिकल इंटीग्रेशन की ओर बढ़ती है, ना कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की ओर. ओके, तो सीक्वेंशियल ऑपरेशन जो कंपनी करती है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन को अपनाती है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम विद द वर्टिकल इंटीग्रेशन इज, वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है? इंक्रीजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, फास्टर टेक्नोलॉजिकल चेंज, demand unpredictability and all of these. So answer is all of these. Vertical integration क्या करता है? ये क्या रुकावटें पैदा करता है? May arise cost, limit flexibility, struggle with changing technology और डिमांड. तो इन सभी प्रॉब्लम का सामना हमें वर्टिकल इंटीग्रेशन में देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज strategy for leveraging product is, strategy for leveraging products is continue to sell in local market, expanding markets, phase out products and technology transfer. leverage करने के लिए किसी प्रोडक्ट को क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है इनमें से? सो आंसर इज एक्सपेंडिंग मार्केट. leveraging products involves using existing strengths to expand to a new market or a segments. ठीक है, तो कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथ्स ब्रांड है, उसको नए मार्केट में एंटर करना होगा तो वो क्या फोकस करेगा? तो जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको करेगा. वो हो सकता है उसका लिनेन मटेरियल, उस पर ही फोकस करेगा. साथ ही साथ कोई एक नया सेगमेंट ले आएगा, लाइक वो हैंकीज ला सकता है, वो कुछ टाई मटेरियल ला सकता है. तो कुछ नए आइटम्स जो उस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करते हो उसको उतार के वो अपने स्ट्रेटेजी में प्रोडक्ट को अपने लिवरेज दे पाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग मार्केट. आंसर इज नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स हेल्प्स टू गेन. कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स हमें क्या हेल्प करते हैं? एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव और सिंपल एडवांटेज. तो आंसर इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स सच एज ब्रांड, स्किल, डिस्ट्रीब्यूशन enhances the firm competitive edges. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं हमें ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स होते हैं. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्या होती है? क्या करती है? डील विथ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, लार्जर कॉर्पोरेशन, गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट एथिक्स के साथ में, या नन ऑफ दिस. जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो है डील करती है विथ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. कब ऑकर्स होती है? इट ऑकर्स व्हेन एजेंट्स लाइक मैनेजर हैव ए मोर इंफॉर्मेशन देन ए प्रिंसिपल मींस ओनर, लीडिंग टू ए कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, तो जो ओनर है
उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास है? मैनेजर के पास में है। तो डिसीजन मेकिंग ओनर की नहीं हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? मैनेजर की हो जाएगी, जिससे इनके बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी, और यही प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप प्रॉब्लम कहलाती है, जब मैनेजर हैव मोर इन्फॉर्मेशन एंड ओनर हैव लेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री आती है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बिटवीन सेवर्स and those who need capital takes place through direct transfer of capital between savers and those who need capital takes place through किस तरह करता है भाई? इन्वेस्टमेंट बैंकर, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड ऑल ऑफ दिस। तो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कैसे होता है? तो किससे होता है भाई? सिक्योरिटीज से। सिक्योरिटीज क्या करती है? इनेबल करती है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर इन ए फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी इस तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर में हेल्प करती है सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। नेक्स्ट इज एसेट्स बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड फॉर डिलीवरी ऑन एन अपॉइंटेड फ्यूचर डेट टेक्स प्लेस। मीन्स फ्यूचर डेट जो निश्चित होती है, उसमें बाइंग सेलिंग की प्रोसेस होती है, और डिलीवरी नेक्स्ट फ्यूचर डेट पे की जाती है। क्या कहलाता है? फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट, एपीएमसी मंडीज एंड ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज फ्यूचर मार्केट्स, है ना, जिसको हम वायदा बाजार भी कहते हैं। द फ्यूचर मार्केट डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, है ना। तो हम यहाँ पे T+1 डेट की कमिटमेंट आज कर लेते हैं, प्रेजेंट में कर लेते हैं। ठीक है, और यही कहलाती है हमारी फ्यूचर मार्केट। नेक्स्ट इज द रेशियो PV of future cash flow, present value of future cash flow divided by initial cost of project is capital output ratio, IRR, IPV and profitability index. So answer is profitability index. इसका फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या करती है? कंपेयर करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो टू द प्रोजेक्ट इनिशियल कॉस्ट, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट इनिशियल कॉस्ट। इससे हम क्या निकाल पाएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल पाएंगे। नेक्स्ट इज फर्म्स लिमिटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू लेस देन व्हाट इज एक्वायर्ड इज कॉल्ड। क्या है भाई? फर्म्स लिमिट करेगी हमारी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर किससे कम रखने की? व्हाट इज रिक्वायर्ड। इसे क्या कहते हैं? क्रेडिट राशनिंग, कैपिटल राशनिंग, डिफिसिट फाइनेंसिंग एंड कैपिटल इन्फ्यूजन। ठीक है, सो आंसर इज कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग में हम क्या करते हैं? लिमिट करते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट को, है ना, टू मेंटेन द लिक्विडिटी और मैनेज फाइनेंशियल रिस्क। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फर्म लिमिट कर रही है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, मीन्स न्यू एक्सपेंडिचर को, और रखने का प्रयास करती है इससे कम जो जरूरत है ना। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल राशनिंग, उसको बैलेंस करना, राशन करना। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग or seizing an opportunity or innovation is characteristics of process of creating or seizing an opportunity or innovation is a characteristics of entrepreneurship, small business, A and B, none of these. So answer is entrepreneurship. Entrepreneurship में involve होती है identifying opportunities and innovating to create a new value, है ना। तो entrepreneurship में हम ये करते हैं लाइक स्टार्टअप्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन इज क्या है? न्यू अपॉर्चुनिटी है, इनहेंसिंग इफिशिएंसी ऑफ एक्सिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज है, लाइफस्टाइल बिजनेस है,
या सभी है? तो आंसर इज सेकंड है, इनहेंसिंग इफिशिएंसी ऑफ एक्सिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप कोई नई चीज नहीं है, इनोवेशन है ऑफन, जिसके द्वारा इनोवेशन के द्वारा इंप्रूव की जाती है एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेस को टू इंक्रीज इफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आंसर इज एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इनोवेशन इज इनहेंसिंग इफिशिएंसी ऑफ एक्सिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। लाइक ट्रांसपोर्ट हमेशा से होता है, बसेस चल रही है, पर बसेस की टिकट्स को आसानी से प्रोवाइड करने के लिए रेड बस जैसे प्लेटफॉर्म बन गए, है ना। ठीक, तो अपनी इसी सर्विस को इम्प्रूव करना एक्सिस्टिंग गुड को ये कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन। नेक्स्ट इज स्मॉल बिजनेस डायमेंशन इज क्या है? यूनिफॉर्म अक्रॉस जियोग्राफीज, vary across geographies, characterized by leadership and opportunity of obsession, and none of these. So answer is vary across geographies. All size, nature of small businesses differs across region based on economy and policy, है ना। तो region small business के dimensions। नेक्स्ट इज द बिजनेस प्लान इनकम्पासेस, क्या रहता है भाई बिजनेस प्लान, क्या इंक्लूड किया हुआ होता है? पोटेंशियल बिजनेस आइडियाज, बिजनेस कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स नीड्स एंड ऑल ऑफ दिस। सो इन सभी का समाहित करता है ए बिजनेस प्लान कवर्स आइडियाज, कॉन्सेप्ट, रिसोर्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज, है ना। मीन्स पोटेंशियल बिजनेस आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, इसलिए आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज बिल्डिंग न्यू वेंचर एचआर इज, है ना। न्यू वेंचर एचआर अगर हमें करना हो, क्या करना होगा? क्रिएटिंग ट्रस्ट, रिक्रूट, मोटिवेट एंड रिटेन रखना होगा, डीलिंग विद स्ट्रेस करना होगा एंड ऑल ऑफ दिस करना होगा। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्या करेंगे भाई? न्यू वेंचर एचआर involves trust building, recruitment, motivation and managing stress effectively, है ना। तो इन सभी चीजों को, ट्रस्ट क्रिएट करने को, रिक्रूट, मोटिवेट एंड रिटेन करना और स्ट्रेस से डील करना, ये सभी बिल्डिंग न्यू वेंचर एचआर के अंतर्गत आता है। मतलब एक नया ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए हमें इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, one of the business opportunity identification rules, namely beta test, emphasize। तो ये बीटा टेस्ट क्या होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में? फाइंडिंग टारगेट मार्केट, रेजिंग मनी टू ए फाइनेंस बिजनेस, putting the product to select group of users for feedback and conducting SWOT analysis. So answer is putting the product to select group of users for feedback। इसमें क्या करेंगे भाई बीटा टेस्टिंग में? वैलिडेट करेंगे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस थ्रू ए लिमिटेड रियल यूजर्स ट्रायल बिफोर फुल लॉन्च, है ना। तो जैसे कोई सपोज टू बी एक न्यू बेबी सोप बना, ठीक है, तो इससे कंपनी क्या करेगी? कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स, सपोज टू बी 100 नंबर ऑफ पेरेंट्स, न्यू बॉर्न के पेरेंट्स को वो प्रोडक्ट ट्रायल के लिए देगी और उनसे फीडबैक लेगी, और यही फीडबैक और टेस्ट कहलाता है बीटा टेस्ट, है ना। तो पुटिंग द प्रोडक्ट टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ यूजर फॉर फीडबैक इज कॉल्ड बीटा टेस्ट। नेक्स्ट इज in case of or among the steps to manage small enterprises, namely intent customer need। इंटेंट कस्टमर नीड का मीनिंग क्या होता है इन केस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस? स्टे करेंट, staying current on product, technologies and practice, training employees in customer service and led by example, making efficiency, or none of these. So answer is second, training employees in customer service and led by example. So
इन स्मॉल बिजनेस कस्टमर नीड को मीट करने के लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है स्टाफ्स की, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग गुड्स कस्टमर सर्विस प्रैक्टिस की होती है ना। तो गुड कस्टमर सर्विस को प्रैक्टिस करना होता है, और इसको किसके द्वारा डेवलप करते हैं? ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज checking for a promises fulfillment and redoing market research are part of। किसका पार्ट है भाई? promises को चेक करना fulfillment के लिए, और redoing of market research, rehabilitation of sick small business, planning for growth, both A and B, and none of these. So answer is rehabilitation of sick small business। Rehabilitation means पुनः स्थापित करना, include reviewing operation, market to restore business performance, इन सब को इस्तेमाल करके ही rehabilitation होता है बिजनेस का। नेक्स्ट इज supervision by financier and making a viability study are part of, है ना। फाइनेंसर के द्वारा सुपरविजन और विजिबिलिटी स्टडी किसके द्वारा की जाती है, किसका हिस्सा है? बिजनेस प्लान का, प्लानिंग फॉर ग्रोथ का, रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक बिजनेस का, तो इन सभी बिंदुओं को समाहित करता है। तो आंसर इज रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक बिजनेस। तो फाइनेंशियल सुपरविजन एंड विजिबिलिटी स्टडी इंश्योर्स द स्ट्रगलिंग फर्म्स रीगेन स्टेबिलिटी, है ना। तो रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक बिजनेस के लिए सुपरविजन ऑफ फाइनेंसर एंड विजिबिलिटी स्टडी की जाती है। Next is, and last, the credit linked capital subsidy scheme is to help। credit linked capital subsidy क्या help करती है? promote value chain, technology upgradation, sales promotion and promotion for cooperative business। किसके लिए credit linked capital subsidy इसका स्टडी किया जाता है? सो आंसर इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। सो क्रेडिट लिंक capital subsidy scheme encourage small business to modernize by adopting a better technology। तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के द्वारा मॉडर्नाइज करने को बिजनेस को और अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेम। तो ये 2013 नेट ARS का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर थे। होप यू लाइक द वीडियो, so please do follow, subscribe and comment if you have any doubt. Thank you so much for watching.